हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित सभी प्रमुख तथ्य। और देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल के पीसीएस की हो, आपके यूपी टेट की हो, एसएससी के जो जीके सेक्शन है उसकी कर रहे हो, या आप यूपी टेट स्टेट में जो पर्यावरण पूछा जाता है आप उसकी कर रहे हो। प्रत्येक एग्जाम के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आज ये बहुत ही शानदार वीडियो है फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, मेरी बात का मान के आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप के देखिएगा। और आप देखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो तैयारी है ना पर्यावरण पर, एक ही लेवल जो आपका बना हुआ उससे आप कई गुना ऊपर बढ़ जाने वाले हैं। इतनी बेहतरीन तरीके से और इतने ज़्यादा फैक्ट जो आप देखते होंगे कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उन सभी फैक्टों को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वायुमंडल की। हमारा वायुमंडल जैसे जो है वो उसमें कौन कौन सी गैसों का प्रमुख प्रतिशतता है उसको पहले देखते हैं। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, आपको पता ही होगा इस बात का। 78%, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है। और उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन गैस का, जो कि लगभग 21%। और अगर बिल्कुल आंकड़े की बात करें तो 20.9% वायुमंडल में उपस्थित गैस है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी जो प्रतिशतता है वातावरण में उपस्थित वो है 0.03%। और देखिए, एक ऑर्गन गैस जो कि सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है किसमें, अगर बात करें कि जो निष्क्रिय गैसें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो होती है ऑर्गन। देखिए, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी निष्क्रिय या इनएक्टिव गैस हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो ऑर्गन पाई जाती है। और ऑर्गन की प्रतिशतता है 0.09%। ये वायुमंडल में इतनी ऑर्गन पाई जाती है। तो आप ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, इनसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा आपको रखा हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वायुमंडल की परतों की। देखिए, वायुमंडल को तापमान के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी परतें हैं वो, देखिए नीचे शुरू करते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से ऊपर की बात करें तो पहले आती है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, और फिर आती है सबसे बाहर की बाह्य मंडल। तो उस प्रकार टोटल 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। तो आप इनका नियम जो नाम है वो ध्यान रखिएगा और इनको क्रम से ध्यान रखिएगा। कई बार क्रम से पूछ देता है कि कौन सी परत सबसे पहले पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा। जब पृथ्वी से देखेंगे तो सबसे पहले जो परत आएगी वायुमंडल की उसको मंडल कहा गया है, वो क्षोभ मंडल होगा, जिसको ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। और मध्य सबसे बीच की जो परत है वो मध्य मंडल है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, वायुमंडल तो मैंने आपको बताया सबसे बाहर की जो परत है वायु की वो वायुमंडल है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ गैसों का जो घनत्व है काफ़ी कम होता है, लगभग गैसें यहाँ बिल्कुल ना के मात्रा में होती है। उसके बाद तो फिर स्पेस शुरू हो जाता है जहाँ पर कोई गैस या कोई वायु की उपस्थिति नहीं होती है। इससे पहले की बात करें तो आता है आयन मंडल। देखिए, आयन मंडल लगभग 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होता है। बल्कि मैं आपको नीचे बताता हूँ फ्रेंड, रुकिए ना, मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहले क्षोभ मंडल, जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ये हमारी पृथ्वी से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक लोग फैला हुआ है। और इसमें आंधी, तूफान, वायुमंडलीय परिघटनाएं सब कुछ इसमें ही होता है। जब भी कभी क्वेश्चन बने कि आंधी, तूफान, ये वायुमंडलीय परिघटनाएं किस परत में होती हैं, किस वायु की किस परत में होती है, तो ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल में ये सभी घटनाएं होती हैं। इसके ऊपर आता है समताप मंडल, जो कि 8 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर जाता है। और देखिए, इसमें ही ओजोन परत आपकी उपस्थित होती है। ओजोन परत इसमें उपस्थित होती है और जिसे वो हमारे ओजोन गैस से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन परत किस परत में, किस मंडल में स्थित होती है, तो समताप मंडल में। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत स्थित होती है और यहाँ तक कि ये क्षोभ मंडल समताप मंडल चलता है। फिर आता है फ्रेंड मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है वो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जो वायु की परतें हैं उनको मध्य मंडल कहा जाता है। मध्य मंडल के ऊपर आता है फ्रेंड आयन मंडल, और आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। देखिए, काफ़ी बड़ी इसकी रेंज है, 80 से 640 किलोमीटर। और यहाँ पर रेडियो की तरंगों का परिवर्तन होता है, परावर्तन यहाँ से होता है। जितने भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सैटेलाइट, फोन इत्यादि जितने भी सिग्नल भेज रहे हैं, टीवी के डिश के सिग्नल, सभी सैटेलाइट के द्वारा आयन मंडल से ही वो रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं और हमको ये कम्युनिकेशन स्किल प्रदान करते हैं। तो जब ये भी ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट भी आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयन की काफ़ी ज़्यादा अधिकता है। आयन बेस सूक्ष्म कण आयन होते हैं जो हमारे रेडियो सिग्नल इत्यादि जो भी सिग्नल है उन सबको परावर्तित करते हैं। इनके द्वारा ही हम संचार सेवा कर पाते हैं संभव। और इसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया कि वायुमंडल सबसे बाहर की परत है, इसमें गैसों का घनत्व काफ़ी कम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है, तो सबसे ऊपर वाली परत में पाई जाती है। और उसके बाद तो फिर स्पेस शुरू हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड जल की, पानी की। इससे भी सीधे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत की बात करें तो 71%, आप ध्यान रखिएगा, 71% जल है और बाकी बचे 29% पर भूमि है। और अगर ये पूछ ले कि अनुपात क्या है इनका, तो 3/4 और 1/4। तो 3/4 भाग पर जल है और 1/4 भाग पर हमारी पृथ्वी जितनी जमीन है वो सभी मौजूद है। जल दिवस,
देखिए 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस का आयोजन किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है फ्रेंड्स, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा इसको अच्छे करके कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए ब्राज़ील कॉन्फ्रेंस 1992 में हुई थी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। 1992 में ब्राज़ील में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जल का संरक्षण के लिए बैठक हुई और उसमें प्रयास किए गए कि जल को कैसे बचाया जाए, और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए जल के बारे में तथ्य देखिए कितनी ज़्यादा जल की उपयोगिता है। 1 किलोग्राम गेहूं उगाने में लगभग 1500 लीटर का जल उपयोग होता है। आप लगा लीजिए कि अब एक व्यक्ति लगभग एक दिन में 200-250 ग्राम आटा लगभग खा लेता है रोटी के रूप में। तो अगर वो वर्ष का देखें तो वर्ष में कम से कम कई किलो गेहूँ वो उपयोग करेगा, तो उस गेहूँ के लिए 1 किलो गेहूं के लिए 1500 लीटर जल का उपयोग होता है। तो देखिए जल की कितनी ज़्यादा महत्ता है, इसीलिए जल को बचाना जाना अति आवश्यक है, क्योंकि जल है तो कल है। और सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विषुवत रेखा पर, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी है। देखिए हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल है और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से अगर एक रेखा गुजारी गई, इसको माना गया है 0 डिग्री अक्षांश पर रेखा मानी गई है, और यह अक्षांश वाली रेखा जो है इसी को ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर ही होती है, क्योंकि सर्वाधिक तापमान भी यहीं पर ही होता है। और जब तापमान यहाँ ज़्यादा होगा तो यहाँ ज़्यादा पानी का भाप बन के वो उड़ेंगे और भाप बन के उनका बादल बनेगा, बादल बन के वो फिर बरसेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होती है, जिसको इंग्लिश में फ्रेंड्स इक्वेटर भी कहते हैं। कई फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश में भी ध्यान रखना चाहेंगे, तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। अब देखिए एक शब्द आया प्राकृतिक गीजर। एग्जाम पूछा था कि प्राकृतिक गीजर क्या होते हैं, तो देखिए मैंने इमेज लगाई, आप देखिएगा प्राकृतिक गीजर क्या होते हैं फ्रेंड्स। ये गर्म पानी के स्रोत होते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे गर्म पानी निकलता है। और देखिए पानी से भाप भी निकल रही है। असल में होता क्या है कि नीचे से जो ज्वालामुखी है उनसे क्या होता है, गैस निकल के, गर्मी निकल के नीचे के जो पानी के स्रोत हैं वो गर्म हो जाते हैं, और जब वो पानी ऊपर आता है तो वो गर्म तत्व आता है, जैसे उबल रहा हो ना आपके गैस पर रखा हुआ पानी उबलता है, बिल्कुल इस तरह का गर्म पानी निकलता है, और इन्हीं को ही प्राकृतिक गीजर कहा जाता है। अब इनको प्राकृतिक गीजर आप जानते हैं, पानी बाथरूम में नहाने के लिए उपयोग करते हैं गीजर, लेकिन वो गीजर आप कैसे गैस से या बिजली से उसे गर्म करोगे पानी को, तब आप नहाओगे। लेकिन ये प्राकृतिक है, ये कोई गैस नहीं खर्च हो रही, कोई बिजली खर्च नहीं हो रही, और सीधे अपने आप प्रकृति इनको गर्म कर रही है पानी को। और ये कहाँ पर काफ़ी काम के आते हैं, देखिए जहाँ ठंडे प्रदेश हैं, आर्कटिक क्षेत्र है, अंटार्कटिका क्षेत्र है, तो उन सभी क्षेत्रों में वहाँ पर इन गीजरों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। वहाँ पर ठंडी पड़ती है और ठंड में अगर गर्म पानी मिल जाए तो कहना ही क्या, आप भी जानते हैं इस बात को। और देखिए पृथ्वी पर ताज़ा पीने योग्य जल की बात की जाए तो काफ़ी 1% कुल है। अब आप कहेंगे कि सर जल तो आपने बताया कि लगभग 29% है पृथ्वी पूरे उसमें, जो स्थलमंडल 29% और जल है 71%, तो 71% जल है और आपने बता रहे हैं कि कुल 1% जल है। तो असल फ्रेंड बात क्या है कि 71% जल तो है, लेकिन वो महासागरीय जल है और उसमें क्या वो खारापन है, उसमें विभिन्न प्रकार के लवण मिले हुए हैं। अगर आप उसको सीधा पिएंगे तो आपको 50 तरह की बीमारियां हो जाएंगी, साथ साथ आपकी प्यास बुझेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए पीने योग्य पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1% ही है। तो इसलिए कहा गया कि पानी को बचाइए, पानी है तो कल है, जल है तो कल है। पानी जितना ज़्यादा नमकीन या खारा होता है उतनी ही आसानी से उसमें तैरा जा सकता है, क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, और जब पानी का घनत्व बढ़ जाता है साधारण पानी के मुकाबले तो उसमें तैरना काफ़ी आसान हो जाता है। दुनिया की सर्वाधिक नमकीन झील की बात करें कि जिसकी सबसे ज़्यादा लवणता है, तो फ्रेंड्स उसका नाम आता है मृत सागर। एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे नमकीन झील मृत सागर। अब देखिए इसको मृत सागर क्यों, सागर नाम है लेकिन हम कहेंगे झील। असल में ये पहले की सागर हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसकी लवणता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि यहाँ पर लगभग जो भी इसके अंदर रहते थे जीव जंतु, मछली अछली इत्यादि जो भी पेड़ पौधे थे, कछुए, सब खत्म हो चुके हैं। इसके अंदर कोई नहीं रहता, क्योंकि इसकी लवणता इतना ज़्यादा खारा पानी है इस झील का। इस नाम तो इसका सागर है लेकिन इसको झील कहा जाता है, क्योंकि अब ये बिल्कुल ना तो चारों तरफ से बंद हो चुका है और बीच में पड़ रहता है पानी इसका, इसमें ना तो कोई जीव है ना कोई है, और इसलिए इसको मृत सागर नाम दिया गया है। सबसे ज़्यादा खारा है दुनिया का। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी की बात करें तो फ्रेंड यमुना नदी। यमुना नदी में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है और इसके लिए इसका नाम भारत की सबसे प्रदूषित नदी में नंबर 1 पर आता है। अब एक टर्म्स यूज होती है फ्रेंड कृत्रिम वर्षा की। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे कि कई बार पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा किस रसायन के प्रयोग से की जाती है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कृत्रिम वर्षा क्या होती है। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड सीडिंग, आप इसको भी जानते चलिए, क्लाउड सीडिंग, SEEDING, क्लाउड सीडिंग, या इसको कभी कभी आपको लिखे मिलेगा मेघ बीजन। तो आपको ये बताना चाहिए कि अगर एग्जाम में आ जाए कि मेघ बीजन में कौन सा रसायन का प्रयोग होता है, तो आप सोचे कि सर ने तुमको पढ़ाया नहीं, कृत्रिम वर्षा पढ़ाई है, क्लाउड सीडिंग पढ़ाया है, लेकिन मेघ बीजन नहीं पढ़ाया, तो आपको पता होना चाहिए मेघ बीजन भी इसको कहते हैं। अब देखिए क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा में होता क्या है कि जब जैसे कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र जैसे कोई सूखा क्षेत्र है रेगिस्तान का एक ऐसा क्षेत्र मान लिया और जहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है,
वहाँ पर बादल तो बनते हैं कहीं और से, वो बादल आते हैं और सीधे निकल जाते हैं, वहाँ बिना बिना बरसे हुए बादल सीधे निकल जाते हैं। तो क्या कहता है, जब बादल इस क्षेत्र के ऊपर आ जाते हैं तो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज द्वारा, बल्कि आप समझिए हेलीकॉप्टर द्वारा या ड्रोन द्वारा, आजकल तो ड्रोन से भी एक शुरू हो गया काम। ड्रोन द्वारा क्या होता है कि केमिकल भेजा जाता है। केमिकल कौन सा होता है फ्रेंड्स, पहले ध्यान रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड केमिकल होता है, रसायन, जिसको हवाई हेलीकॉप्टर या ड्रोन द्वारा भेजकर इनके ऊपर छिड़काया जाता है। और जैसे ही इसके ऊपर छिड़कते हैं बादलों के ऊपर, तो बादल तुरंत संघनन हो जाता है बादल की बूंदों में, और बादल संघनन होकर बादल बरस पड़ते हैं। और इस प्रकार ऐसे क्षेत्र में जहां बारिश नहीं होती वहां पर बारिश कराई जा सकती है। देखिए अभी पीछे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई जैसे शहरों में बारिश कराई गई, क्योंकि वहां पर बारिश तो होती नहीं, रेगिस्तान है काफी ज्यादा, लेकिन वहां पर क्लाउड सीडिंग के द्वारा काफी ज्यादा बारिश वहां पर कराई गई। तो यूएई में काफी ज्यादा संपन्न पूर्ण देश है, आप जानते हैं इसको, तो इसने क्लाउड सीडिंग का सहारा लेकर बारिश करवाई थी। अब देखिए एक शब्द था बावड़ी। बावड़ी क्या है, तो ये सीढ़ीदार कुएं होते हैं प्राचीन। देखिए आप फोटो में देखिए, पहले तो इसको देखिए चारों तरफ से सीढ़ी बनी हुई है उतरने के लिए, एक सीढ़ी, फिर अगर सीढ़ी में देखिए जूम करता हूँ आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। देखिए सीढ़ीदार कुएं ऐसे होते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए सीढ़ी है, इससे उतरे नीचे आए, फिर अगली सीढ़ी, फिर अगली सीढ़ी। तो ये असल में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इन्हीं को ही बावड़ी कहा जाता था। और यहाँ पर पानी इकट्ठा होता था। ये पहले राजा महाराजाओं के समय में जब पानी बरसात होती थी तो आसपास के क्षेत्र का पानी नालियों द्वारा बनाकर इसमें भेज दिया जाता था। और ये काफ़ी पानी जब तक अगले साल तक बारिश होती है तब तक उसको पानी को उपयोग करते रहते हैं। रेगिस्तान जैसे इलाके हैं राजस्थान में, खासतौर से वहाँ पर बावड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी बरसात में तो मिल जाता है आसानी से, लेकिन बाकी समय में पानी की किल्लत रहती है, इसलिए बावड़ी में पानी को इकट्ठा किया जाता है। देखिए राजस्थान में एक और चीज़ होती है टाँका, आप भी जानते होंगे। टाँका एक बड़ा सीमेंटेड गोल बर्तन टाइप होता है, जिसको कहते हैं कि कुआं टाइप, और उसमें भी काफ़ी पानी इकट्ठा करके रखा जाता है लोगों द्वारा। तो ये होती है बावड़ी। अब देखिए रेगिस्तान किसको कहते हैं, जो रेगिस्तान है वो किसे कहा जाता है, कैसा क्षेत्र रेगिस्तान होगा, जहां पर साल भर में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो। जहां साल भर में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, उस क्षेत्र को रेगिस्तान कहा जाता है। और एक नारा है, जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए। ये नारा किसने दिया था, तो ये दिया गया था दिल्ली जल बोर्ड द्वारा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए। यह नारा किसने दिया था, दिल्ली जल बोर्ड ने। अम्ल वर्षा, देखिए अम्ल वर्षा जिसको इंग्लिश में एसिड रेन कहा जाता है, इसके कारण क्या हो रहा है, ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, क्योंकि इसमें रसायन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए SO2 NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। तो SO2 NO2 की जब इसमें बारिश होती है तो बारिश के समय ये दोनों रसायन साथ साथ पानी के गिरते हैं। और देखिए ताजमहल काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद था पहले, और जो ताजमहल था काफ़ी सफ़ेद था, बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर का, लेकिन जब अम्ल वर्षा उस पर हो रही है बार बार, तो उसका रंग पीला पड़ रहा है और साथ साथ उसका क्षरण भी हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्ल वर्षा, पहले तो ध्यान रखना है कि किस दो रसायन के उनमें होते हैं, SO2 और NO2, और इसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था BOD के पास, सिर्फ पूछा तो ये जाता है ज़्यादातर फ्रेंड्स, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और दूसरा BOD से किसकी माप की जाती है। तो देखिए सबसे पहले BOD, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है, जिससे जल में प्रदूषण की माप की जाती है। और नदियों के पानी में प्रदूषण की माप भी इसी के द्वारा करते हैं। अगर नदी के पानी में कितना प्रदूषण हो चुका है, अगर उसकी BOD का मान निकाल लें जल का, तो आप बता सकते हैं कि नदी का पानी कितना प्रदूषित हो चुका है, या प्रदूषित है या नहीं है। और इसका मान क्या होना चाहिए, 10 mg पर लीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर 10 mg प्रति लीटर, 1 लीटर पानी में अगर 10 mg BOD का मान आता है, तो इसका मतलब जल, पानी, नदी का जो जल है वो पीने योग्य है, प्रदूषित नहीं हुआ है। लेकिन अगर इससे नीचे माना जाए, 9 आ जाए, 8 आ जाए, तो समझ जाइए इससे क्या आंकड़ा लगाया जाता है कि नदी का जल जो है प्रदूषित हो चुका है। COD क्या है, देखिए जैसे BOD है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसी प्रकार है COD। COD को कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मान BOD से भी कम होना चाहिए। यह भी जल प्रदूषण मापने का तरीका है, और इसका मान BOD से भी कम आना चाहिए। तो तब कह सकेंगे कि पीने योग्य जो पानी है उसमें प्रदूषण की मात्रा काफ़ी कम है या है ही नहीं, और उसको पिया जा सकता है। और एक फ्रेंड एक टर्म यूज होती है DO, इसको कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन, हिंदी में कहेंगे घुलित ऑक्सीजन। देखिए पानी में ऑक्सीजन घुली होती है, ये तो आपको पता ही है कि पानी का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, H2O। पानी का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो है H2O। तो इसमें 2 हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु होता है, और इससे मिलकर बनता है जल। अब इस जल में देखिए ऑक्सीजन तो इसमें है, तो इसमें ऑक्सीजन कितनी है, अगर जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई है, अगर ऑक्सीजन कम हो जाए, तो उसमें रहने वाले पेड़ पौधे, जलीय पेड़ पौधे, या उसमें जो जीव जंतु हैं, मछली, कछुए, उन सभी को सांस लेना काफ़ी भारी पड़ जाएगा, और वो मर सकते हैं, मृत्यु उनकी हो सकती है। तो इसलिए जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन का भी लेवल पता करते हैं वैज्ञानिक, जिससे कि उसमें जो जीव रहने हैं उनको किसी तरह का संकट का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए पानी में घुली ऑक्सीजन, जिससे जल में जीव जीवित रहते हैं,
उसी घुली हुई ऑक्सीजन को कहा जाता है डीओ, डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब देखिए फ्रेंड, दो बातें और हैं, इनको भी आप देखिएगा, जल से संबंधित ही हैं। देखिए दो तरह के आवास है हमारे, लैंटिक आवास और लोटिक आवास। लैंटिक आवास और लोटिक आवास। तो एक नंबर में सीधा पूछा जाता है कि जैसे कि स्थिर जल के आवास को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, स्थिर जल के, जो जल बह नहीं रहा हो, एक जगह स्थिर हो। जैसे तालाब का जल, आप जानते हैं तालाब का जल चारों तरफ से बंद होता है, तालाब जमीन से घिरा हुआ और बीच में पानी इकट्ठा होता है, वो जल कहीं बहता नहीं है। झील भी चारों तरफ से बंद होती हैं, और आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स, ये भी चारों तरफ से बंद होती हैं। तो इनमें क्या होता है, जल बह नहीं रहता होता है, जल सिर्फ एक जगह स्थिर रहता है और उसी के अंदर ही जैव विविधता या पारिस्थितिकी तंत्र पनप रहा होता है, तो इसी को कहा जाता है लैंटिक आवास। और जब जल बह रहा हो, जैसे नदी, इसके अंदर भी देखिए आप बहते जल में भी मछलियाँ होती हैं, कछुए होते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, तो यह भी एक आवास है इन जीवों का, तो इस आवास को कहा जाता है लोटिक आवास। तो ये दो टर्म है, लैंटिक आवास और लोटिक आवास। जब जल स्थिर हो तो उसको कहेंगे लैंटिक आवास, और बहते हुए जल को कहा जाता है लोटिक आवास। यहाँ करिए आवास। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हमेशा वर्षा में दिखाई देगा आपको, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वर्षा नहीं हो रही और इंद्रधनुष दिखाई दी जाए, तो ये एक स्वाभाविक बात है, तो आपको सबको पता ही होगा कि इंद्रधनुष हमेशा वर्षा में ही दिखाई देता है। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। अगर सूरज पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में होगा, सूरज अगर पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में होगा। और जब कभी सूरज ऊपर बनता है बिल्कुल 12 बजे के आसपास सिर के ऊपर, उस समय आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो इंद्रधनुष बन रहा होगा पृथ्वी के दूसरे छोर पर, और वहाँ आप नहीं देख पाएंगे। तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखाई पड़ता है। और देखिए इसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, देखिए आप क्रम भी ध्यान रखिएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। तो ये बाहर से अंदर के क्रम है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ये 7 रंग होते हैं। इसको एक रंग उसकी भी याद रख सकते हैं आप, बिबज्योर भी देखिए आपने कई बार पढ़ा होगा, नीचे से ऊपर क्रम होता है, BI, BG, बाई, रुकिए मैं फिर लिख देता हूँ सही से, BI, BG, बाई, OR। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, बी से वायलेट, ई से इंडस, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, बाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। बाइलर, इंडस, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये अंदर से बाहर का क्रम होता है। अगर ये क्रम पड़ जाए फ्रेंड्स, अगर क्रम ऐसा हो जाए, अंदर रेड आ जाए और रेड के बाद फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इस तरह से क्रम बन जाए, तो उसको कहा जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तो रंगों का क्रम यही होगा, बिबज्योर, और जब ये क्रम पड़ जाए तो उसको कहते हैं सेकेंडरी इंद्रधनुष। तो आप ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष उसको कहा जाता है। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रमुख दिवस के बारे में। पर्यावरण से संबंधित दिवस है, लगभग सभी दिवस पर्यावरण से संबंधित हैं, या फिर ऐसे दिवस हैं जो कि काफी ज्यादा पर्यावरण के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको भी देखिएगा। इंपोर्टेंट दिवस हैं सभी, मैंने कोई ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं किए इसमें कि आपको इकट्ठा करके इतना बड़ा मेटल बना दूं कि आपको दिवस याद करने में भारी पड़ जाए, लेकिन जो प्रॉपर हैं, जो इंपोर्टेंट है, जो आपको याद होने ही चाहिए, एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, तो उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने वो नोट डाउन किए हैं। देखिए सबसे पहला आता है जनसंख्या दिवस। अगर जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो 4 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये 6 दिवस तो फ्रेंड्स ये हो गए, आप इनको ध्यान रखिएगा। अगले देखिए 7 दिवस ये हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को। जनसंख्या दिवस मैंने पीछे बताई दिया, रिपीट हुआ है 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, 8 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है फ्रेंड, जिनको जो ध्यान रखिएगा। और देखिए जल दिवस तो ये सब, जल दिवस हुआ, वन दिवस हुआ, जनसंख्या दिवस हुआ, प्रदूषण दिवस, विज्ञान दिवस, सभी ये पर्यावरण विज्ञान संबंधित हैं, तो आप इन सभी को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और देखिए 4 दिवस और हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। देखिए इनको ऐसे करके याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले जल दिवस 22 मार्च को आएगा, अगले महीने अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस आ जाता है, और उससे अगले महीने मई को जैव विविधता दिवस आ जाता है। 3 दिवस हैं, 22 तारीख को पढ़ेंगे, और लेकिन लगातार पढ़ेंगे। और इससे पहले 21 मार्च को विश्व वन दिवस पड़ेगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाने वाले दिवस हैं ये। प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स लगभग ये 7, 5, 13 और 4, 17, लगभग 16-17 दिवस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं विटामिन की। देखिए विटामिन है कौन कौन से, A, B, C, D, E, K, ये 6 तरह के विटामिन पाए जाते हैं, A, B, C, D, E, K।
हालांकि बी के भी कई प्रकार हैं, लेकिन आप फिलहाल ये ध्यान रखिएगा मोटे रूप से 6 विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन की खोज की बात करें तो फंक ने की थी। कब की थी फ्रेंड्स? 1911 में। आपको सन याद होना चाहिए कि विटामिन की खोज सबसे पहले फंक ने की थी 1911 में। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी, ये सिर्फ 2 ही विटामिन है, बी और सी, जो कि जल में घुल जाते हैं। और बाकी जो विटामिन है ए डी के, ये बसा में घुल जाते हैं। जो बसा होता है फैट लिपिड, उसमें घुलनशील विटामिन है ए डी के, और जल में घुलनशील बी और सी। तो आप इनको अच्छे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सीधा। देखिए क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि एग्जाम में बिल्कुल यही पूछे जाते हैं। आप भी आज पढ़ के कह रहे होंगे कि आपने पढ़े भी होंगे कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आपने नहीं पढ़े, आप भी काफी समय से पढ़ रहे हैं, तो आपने भी क्वेश्चन पढ़े होंगे कि आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से बता रहा हूं कि आपको याद भी आसानी से हो जाएंगे। और फ्रेंड्स अपने नोट्स मेरे साथ बनाते चलिएगा। मैं आपसे एक बात तो कह रहा हूं कि अपने नोट्सों को अच्छे से बनाइएगा, मेरे साथ बनाते चलिएगा। आपके द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपके जो एग्जाम टाइम में होगा उसमें आपके सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो साबित होने वाले हैं वो आपके नोट्स होंगे। कोई मोटी किताब, कोई मोटी बड़ी वीडियो, 2-2 घंटे वीडियो आपके काम नहीं आने वाली। आपके नोट्स जो आप बना रहे हैं वही नोट्स आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे एग्जाम टाइम में। तो नोट्स को जरूर अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन सिर्फ हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए होते हैं, जिससे हमारा शरीर के जो अंदर हार्मोन और सिस्टम है वो सही से चलता रहे। बाकी इनसे कोई ऊर्जा एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। अब बात करते हैं, देखिए फ्रेंड एक एक करके विटामिन को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए को। इसका रासायनिक नाम एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि रासायनिक नाम। 3 चीजें जो आपको विटामिन से पता होनी चाहिए। पहला उसका रासायनिक नाम, दूसरा उससे कौन सा रोग होता है, तीसरा उसका स्रोत क्या है, कि उसको क्या खा पी लेने से उस विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनोल है। इसकी कमी से देखिए रतौंधी रोग हो जाता है। आंखों संबंधी रोग है जिसमें रात को अंधेरे होने पर काफी कम दिखना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं रतौंधी। और इसके स्रोत क्या है? गाजर और पीली मक्का। अगर इनका सेवन किया जाए तो रतौंधी रोग से छुटकारा पाया जा सकता है, विटामिन की कमी पूरी की जा सकती है। सेकंड विटामिन है विटामिन बी। इसके केमिकल नेम की बात करें तो थायमिन इसका रासायनिक नाम है। इससे रोग होता है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसका स्रोत है मूंगफली, तिल और अंडा। इनका सेवन करने से विटामिन बी की कमी खत्म हो जाती है, इसकी पूर्ति हो जाती है। अब देखिए विटामिन बी, विटामिन बी2। हालांकि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी6, बी12 जिसको में कोबाल्ट भी पाया जाता है, तो ये विटामिन है। लेकिन मैंने इतना डिटेल में अभी इसमें नहीं लिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मुझे कई टॉपिक कवर करने हैं इसमें, एग्जाम में आपका आ रहा है, तो उसको देखते हुए मैं किसी और वीडियो में आपको पूरा विटामिन पढ़ाऊंगा। लेकिन आज फिलहाल मोटे मोटे विटामिन देखिए आप, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से बनते हैं। तो विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इससे देखिए क्या रोग हो जाते हैं? त्वचा फटना, आंखें लाल होना, इससे हो जाते हैं। और इसके स्रोत की बात करें तो मांस और दूध इसके स्रोत हैं। एक आप फ्रेंड अलग से याद रखिएगा, विटामिन बी12 कई बार पूछा जाता है कि इसमें देखिए विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक आप जानते हैं तत्व है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा था कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट एक तत्व है, पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें फ्रेंड्स तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इससे एक रोग होता है स्कर्वी। जब भी विटामिन कम हो जाए शरीर में तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग कैसा होता है? देखिए मसलों की सूजन, जब मसलों में सूजन आ जाती है तो उसी को ही कहा जाता है स्कर्वी। और इसको खट्टे फल खाने से, नींबू, संतरा, मौसमी, इनके ज़्यादा सेवन करने से विटामिन सी की कमी खत्म हो जाती है। आंवला भी विटामिन सी का एक काफ़ी अच्छा स्रोत है। विटामिन डी, रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। रोग रिकेट्स जो कि बच्चों में हो जाता है, रिकेट्स बच्चों में हो जाता है, इसके बच्चे कमजोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और इसका स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी, क्योंकि रिकेट्स कमी होने से हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी और हड्डियों के लिए हमको चाहिए विटामिन डी, और जो मिलता है सूर्य से। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। इससे क्या हो जाती है कमी? देखिए रोग, जनशक्ति कमजोर हो जाती है। जो प्रोडक्शन पावर है, जिससे जनशक्ति, बच्चे पैदा करने की जो शक्ति है महिलाओं या पुरुषों में, वो शक्ति कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए हरी सब्जियों का उपयोग किया जाए, दूध इत्यादि का। देखिए फ्रेंड एक बात तो ध्यान रखिएगा, खाली पढ़ाई तो हमको करनी है इसकी चीज़ की, लेकिन हमको एक लाइफ जो हमारी होती है, जीवन, उसको भी हमको पता होना चाहिए। हमको अपने जीवन को जब हम अच्छे से नहीं जी रहे, हम अगर स्वस्थ नहीं है, तो हमारी लाइफ में स्टडी का भी कोई इतना महत्व नहीं रह जाता। सबसे पहले तो हमारी सबसे हेल्थ है, हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो तो हेल्थ होनी चाहिए। और हेल्थ के लिए हमको ये बातें तो वैसे भी फ्रेंड्स पता होनी चाहिए कि हमको कौन सी बीमारी ना हो, कौन सी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, मौसम के अनुसार कौन से फल, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, हरी सब्जी, दूध, फल, ये तो ऐसी चीज़ है, हरी सब्जियां, दूध, फल फ्रेंड्स, ये तो ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल दैनिक जीवन में उपयोग करनी चाहिए। इनसे तो बचना जरूरी नहीं है। कई फ्रेंड्स होते हैं कि हरी सब्जियों खाने से हिचकिचाते हैं, तो गलत बात है। हरी सब्जियां तो बहुत ही बेनिफिशियल है, इनमें सभी विटामिन, मिनरल्स, खनिज जो भी आपको चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी इसमें पाए जाते हैं। तो इनका सेवन तो फ्रेंड्स, पढ़ाई करो मत करो आप, लेकिन इनका सेवन तो आप जरूर करो फ्रेंड्स, मेरा तो यही मानना है।
विटामिन के पर आते हैं। रासायनिक नाम, इसका नाम है फिलोक्विनोन। इससे क्या रोग हो जाता है? रक्त ना जमना। जब कभी किसी का खून बहता है, कहीं चोट लग जाती है, अगर उसमें विटामिन के कम हो व्यक्ति में, तो उसका खून जल्दी नहीं थम पाता, जल्दी बहना बंद नहीं होता, उसका रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो इसी को कहते हैं रक्त का थक्का ना बन पाना, जो कि फिलोक्विनोन रासायनिक नाम है इसका विटामिन के का, इसकी वजह से होता है। और स्रोत क्या? देखिए, हरी सब्जी खाइएगा, सही तरह की बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है। और वैसे फ्रेंड, आजकल तो हरी सब्जियों में भी मानव ने अपने सिर्फ उसके फायदे के लिए इतनी ज़्यादा केमिकल लगाने शुरू कर दिए कि हरी सब्जियां भी नाम की हरी सब्जी रह गई हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से अपने खेत बगीचे में उगाई जाए तो उनका कहना ही क्या फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड प्रमुख लोक नृत्य पर। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है, इसमें कवर करते चले जाएंगे, और जो मेन फैक्ट है उनको हम देखते चले जाएंगे। प्रमुख लोक नृत्य, तो देखिए एक तरफ राज्य, एक तरफ लोक नृत्य लिखे हैं, तो राज्यों के साथ साथ लोक नृत्यों को आप ध्यान रखिएगा। असम की बात करें तो बिहू और कली गोपाल, ये असम के तो बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं। पंजाब गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य आते हैं। घूमर और कठपुतली राजस्थान से संबंधित रखते हैं। नागालैंड का चोंग, देखिए इसको अलग से ध्यान रखिएगा, कभी फ्रेंड्स को असम में लगा देते हैं। चोंग नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा और युद्ध नृत्य, कई बार पूछा जाता है कि मुखोटा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा लोक नृत्य है। और उत्तराखंड का है गढ़वाली। गढ़वाली एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में, तो यह वहाँ का ही है ये गढ़वाली लोक नृत्य, जो कि उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। अब देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो राउफ जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात का गरबा और डांडिया, उड़ीसा का ओडिसी और कर्नाटक का यक्षगान। और देखिए उत्तर प्रदेश के रासलीला, नौटंकी, कजरी और चरकुला, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और देखिए चरकुला के संबंध में एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्रजभूमि का नृत्य भी इसको कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि ब्रजभूमि का नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चरकुला नृत्य को ब्रजभूमि का नृत्य कहा जाता है। अब आते हैं फ्रेंड जैव विविधता पर। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है? किसी क्षेत्र में सजीव प्राणियों जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधों आदि का होना। किसी एक क्षेत्र में सजीव प्राणियों, जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधे हो, इन सभी का एक वैरायटी में हो, काफ़ी ज़्यादा इनकी वैरायटी हो, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हो, काफ़ी ज़्यादा ये हो जंतु, तो इसी को ही कहा जाता है जैव विविधता। और जब भी काफ़ी ज़्यादा में होते हैं तो वहाँ पर जैव विविधता की भी उसको कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अधिकता है, उसी को कहा जाता है हॉट स्पॉट, कि यहाँ पर जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको इस कहा जाता है हॉट स्पॉट। जैव विविधता, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी और जहाँ ज़्यादा तापमान होगा वहाँ पर जैव क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होगा। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत क्षेत्र में। देखिए मैंने आपको बताया, जो पृथ्वी है उसके मध्य से एक रेखा गई है, रही गई नहीं है, बल्कि हमने इसे मान रखा है, काल्पनिक रेखा मान रखा है। ऐसी रेखा वैसे वास्तव में तो कोई रेखा है नहीं, लेकिन हमने इसको एक काल्पनिक रेखा माना है कि 0 डिग्री अक्षांश, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ होती है। जब यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तापमान ज़्यादा होगा और बारिश ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जीव जंतु, देखिए पेड़ पौधे ज़्यादा पैदा होंगे। जब काफ़ी ज़्यादा बारिश रहेगी, तापमान रहेगा, तो पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा पैदा होंगे। और जब पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा पैदा होंगे तो उन पर रहने वाले जीव जंतु भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, पेड़ चाहे शिकारी हों, पक्षी हों, सभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है। ये तो आप सीधा दिमाग से भी अगर आप उसको लगा लेंगे ना कि कहाँ पर जब सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगी, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होगा, तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और जहाँ क्षेत्र सबसे ज़्यादा अधिक होगा जैव विविधता का, उस क्षेत्र को कहा जाता है हॉट स्पॉट, क्योंकि ये ऐसा स्पॉट है जहाँ काफ़ी हॉट है जैव विविधता के लिए। शांत घाटी, देखिए भारत का एक हॉटस्पॉट है, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा भारत में जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। केरल स्थित शांत घाटी में प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। केरल की शांत घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और देखिए इसके अलावा एक और चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाटों में भी सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत में पाई जाती है। पश्चिमी घाट हुआ, शांत घाटी हुआ, या हिमालय का वन हुआ, इन सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जैव विविधता कूट कूट के भरी हुई है। इतने ज़्यादा वैरायटी के पौधे, इतने वैरायटी के जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं कि वहाँ बिल्कुल प्रकृति का एक अलग ही नज़ारा छटा होती है। एक है फ्रेंड फूलों की घाटी। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। शांत घाटी पूछे आपसे तो ध्यान रखना, शांत घाटी साइलेंट वैली तो आपकी है केरल में स्थित, और पूछ ले फूलों की घाटी फ्लावर्स वैली, तो वो आपकी पड़ेगी उत्तराखंड के चमोली जिले में। और एक अलग से फैक्ट है, देखिए फ्रेंड, सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। जो सिक्किम राज्य है उसको वनस्पति शास्त्री जो होते हैं उनका स्वर्ग माना जाता है। और सिक्किम ही भारत का पहला राज्य है जो 100% जैविक हो चुका है। 100% जैविक राज्य है। यहाँ पर जैविक रूप से खेती की जाती है, किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ऐसा राज्य बना है सिक्किम। और सिक्किम में देखिए लेपचा, भूटिया और नेपाली लोग निवास करते हैं। ये यहाँ पर लोग हैं, जातियाँ हैं जो रहती हैं, लेपचा, भूटिया और नेपाली।
जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। देखिए पृथ्वी समान रूप से वितरित होगी ही नहीं, क्योंकि जब तापमान समान नहीं है, भूमध्य रेखा पर कहाँ तापमान ज़्यादा है और जहाँ ध्रुवों पर इतना ठंड है कि वहाँ पर पानी बर्फ के रूप में जमा पड़ा है। तो जब तापमान ही समान नहीं है तो जैव विविधता समान तो होने का सवाल ही नहीं उठता। तो जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं जैव विविधता बढ़ती है। बिल्कुल पृथ्वी पर ध्रुवों से जैव रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो सीधी बात है कि यहाँ पर ठंड है तो यहाँ पर कम जैव विविधता है। जैसे जैसे नजदीक जाएंगे भूमध्य रेखा के वैसे वैसे जैव विविधता बढ़ना शुरू हो जाती है। उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती है। देखिए इसको समझ लीजिए आप। देखिए उच्च अक्षांश कैसे होते हैं, देखिए ये हो गया आपका 0 डिग्री। अब इससे जैसे ऊपर पड़ेंगे 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री अक्षांश जाएंगे, ऐसे नीचे जाएंगे 1 2 3 4। तो उच्च अक्षांश जो 90 डिग्री अक्षांश है ऊपर नीचे, तो उनकी तुलना में निम्न अक्षांश, निम्न कौन सा है, जो 0 डिग्री है, या 90 से निम्न है 89, या 90 मान लीजिए 80 डिग्री है, 80 डिग्री अक्षांश है तो 80 से नीचे का अक्षांश कौन सा हो गया, 79, 78, 76, 75, 74, सभी इससे नीचे के अक्षांश है। तो जितना जितना नीचे को जाएंगे तो भूमध्य रेखा के नजदीक जा रहे हैं तो सीधी बात है कि जैव विविधता बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इस शब्द का जो प्रयोग किया है सर्वप्रथम किया है 1865 में रेंटर ने। देखिए मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे हैं, पारिस्थितिकी हम इसको पढ़ रहे हैं, जैव पर्यावरण पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें इनके संबंधित जो शब्द है, टर्मोलॉजी है, वो हमको जोड़वानी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सीधे इनसे भी पूछे जाते हैं कि पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया या पारिस्थितिकी तंत्र का किसने प्रयोग किया, ये असल में है क्या चीज़, तो आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर बन जाए कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, रेटर ने किया। कब किया, 1865 में। और पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो टोंसले ने, A.G. टोंसले नाम था इनका पूरा, A.G. टोंसले, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की। और सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता महासागर। देखिए पारिस्थितिक तंत्र तो तालाब भी है आपका, नदी भी पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थायी अगर माना जाए, सबसे स्थायी होता है महासागर। और जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी, वो 3 श्रेणियों में बटी गई हुई है, अल्फा, बीटा और गामा। 3 प्रकार है इसके, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जैव विविधता कितनी श्रेणियों में डिवाइड की गई है, तो ध्यान रखिएगा 3 कैटेगरी में है, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा तो होती है आपकी जो लोकल जैव विविधता होती है, बीटा आपकी लोकल और जो विश्व स्तरीय उसके मध्य की होती है, और गामा होती है जो विश्व स्तरीय जैव विविधता होती है। तो ये 3 प्रकार बांटे गए हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और इसका वर्गीकरण पूछ ले आपसे कि जो अल्फा, बीटा, गामा में बांटा गया है जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को, इसका वर्गीकरण किसने किया, तो भिटकर महोदय ने। भिटकर एक पर्यावरणविद थे जिन्होंने इसका इस तरह से क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया था। अब आ जाते हैं पारिस्थितिकी आंदोलन के ऊपर। जो पारिस्थितिकी संबंधी आंदोलन चलाए गए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, इसके संरक्षण करने के लिए, इसके संवर्धन करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए फ्रेंड्स, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए एक आंदोलन नाम काफ़ी आपने सुना होगा, चिपको आंदोलन। ये असल में इसका नाम चिपको क्यों पड़ा, देखिए वनों की कटाई को रोकने के लिए 1974 में, सन ध्यान रखिएगा, 1974 में गोरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों से चिपकर खड़ी हो गई और लोगों को पेड़ काटने से रोक दिया था। गोरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों से चिपक खड़ी हो गई। महिलाओं ने क्या करा, पेड़ों को अपने आलिंगन में, अपने बाहों में उनको चिपट गई और उनसे क्या गया कि लोगों से कहा कि अगर आपको पेड़ काटना तो पहले हमें काटिए, हम इनसे लगे हुए हैं, पहले हमें काटेंगे तब पेड़ कटेगा। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया चिपको आंदोलन। बहुत ही बेहतरीन आंदोलन था, असल में पेड़ों को बचाने के लिए काफ़ी हिम्मत भरा साहसिक कदम था, साहसिक आंदोलन था, और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन जाना जाता है। एक आता है, देख फ्रेंड्स, पर्यावरण बचाने के लिए पारिस्थितिक आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देश्य बांध परियोजना का रोकने के लिए, नर्मदा नदी के पानी के ऊपर बहुउद्देश्य बांध परियोजना बनाई जा रही थी, तो उन्हीं को रोकने के लिए। देखिए फ्रेंड असल में होता क्या है, बहुउद्देश्य जो बांध परियोजनाएं हैं, असल में ये इनका नाम रखा गया बहुउद्देश्य। इनसे काफ़ी ज़्यादा उद्देश्य पूर्ति होते हैं, इनसे बिजली बनाई जाती है, इनसे क्या होता है, फसलों की सिंचाई के लिए जल दिया जाता है। तीसरा, इनसे पानी इकट्ठा करके उस पानी का उपयोग किया जाता है जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा क्षेत्रों में, वहाँ पर पीने का पानी भेजने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो इससे एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो जल चक्र है, वो परिवर्तित, गड़बड़ जाता है, उसमें काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है। जो जल में जीव रह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने बांध, जल के आगे बांध बनाकर उस पानी को रोक दिया, तो उस जल में जो जीव रह रहे थे, जो उसके साथ जल, बहते जल के साथ साथ बह रहे थे और अपना जीवन जी रहे थे, तो उन सबके जीवन में काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है। और जब नदियों का पानी बड़े बड़े बांध से बनाकर रोक दिया जाता है, तो बांधों के नीचे एक सिट जम जाती है और नदी का पानी उस बांध में बड़े काफ़ी सिट जम जाने से नदी का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो गड़बड़ जाता है।
क्योंकि स्वच्छ पानी होता है नदी में, लेकिन जब उसको बांध बन जाता है, पानी रोक लिया जाता है, तो पानी के नीचे सिल्ट जम जाती है, और वो सिल्ट नीचे जो पानी के अंदर जो एक जीव जंतु का रहन निवास था उसमें काफ़ी बड़ा प्रभाव डालता है। तीसरा, जब आप पानी रोक लेंगे और एक जहाँ पानी जाना है प्राकृतिक रूप से और वहाँ पानी नहीं जा पा रहा, तो क्या होगा, उस क्षेत्र में पानी कमी हो जाएगी। चौथा, पानी का बांध अगर कभी किसी की वजह से भूकंप आदि की वजह से टूट गया तो आसपास के क्षेत्र में इतनी बड़ी भयानक तबाही आएगी कि काफ़ी ज़्यादा हानि होगी। तो ये तो इसकी हानि की बात है। हालांकि इससे फायदे ये हैं कि कई बार क्षेत्रों में जहाँ पानी नहीं, वहाँ पानी पहुँच जाता है, बिजली बन जाती है, तो ये इसके फायदे हैं, इसलिए इनको बनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जो भारत के जो बांध हैं ये भारत के मुकुट हैं, भारत के मुकुट हैं वो भारत के बांध ही हैं। तो नर्मदा नदी के ऊपर ये बांध ना बने, इसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। और एक आंदोलन फ्रेंड्स, एपीको आंदोलन, दक्षिण भारत का एक पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन है, और इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक से हुई थी। तो आप इतना ही ध्यान रखिएगा, यही 3 मेन आंदोलन हैं जो पर्यावरण से संबंधित आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। रामसर सम्मेलन, जिसको रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है, यह सम्मेलन किया गया था आपके आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित। जो भी वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि, जो दलदली भूमि होती है, देखिए आर्द्र भूमि समझिए आप क्या होते हैं, दलदली भूमि होती है जहां दलदल नुमा पानी भी है, मिट्टी भी है और दलदल टाइप बना हुआ है, उसमें भी जीव निवास करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जीव निवास करते हैं। तो उस वेटलैंड को वो प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण चक्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं रामसर साइट्स, आर्द्र भूमियाँ। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया था रामसर शहर में। अब देखिए रामसर शहर पूछ रहे हैं आपसे कहाँ पर पड़ता है, तो ईरान शहर में, ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। और कब हुई थी फ्रेंड्स, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ये मीटिंग हुई थी रामसर शहर में ईरान के। और किस लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु, आर्द्र भूमियों को बचाने हेतु। जिस तरह से इनका दिन में दिन खत्म की जा रही है आर्द्र भूमियाँ, देशों द्वारा आर्द्र भूमियों को समझ के कि ये तो दलदल है और इनमें मिट्टी डालिए और इनको पटा के इनमें बिल्डिंग बनाइए, रहने योग्य मकान दुकान निकालिए, तो इस प्रकार इनको खत्म किया जा रहा था। तो इसको बचाने के लिए एक सम्मेलन किया गया 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, और इसी को ही रामसर कन्वेंशन का नाम दिया गया। भारत में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र वाला राज्य है गुजरात। देखिए गुजरात का जो कच्छ शहर है, जैसे गुजरात भारत के मैप में इस तरह से आता है साइड से, तो जो कच्छ ये एरिया है, तो ये सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला एरिया है। तो समुद्र से टच है और दूसरा ये आर्द्र भूमि से बिल्कुल युक्त एरिया है, इसलिए सबसे ज्यादा जो अगर आर्द्र भूमि का क्षेत्र एरिया या क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा गुजरात में है। और दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, आर्द्र भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत। भारत में कुल रामसर साइट, देखिए रामसर साइट किनको कहा जाएगा, जो भी आर्द्र भूमियां हैं उनको आर्द्र भूमि कहा जाएगा, वेटलैंड्स इंग्लिश में कहा जाता है। तीसरा उनको एक नाम दिया गया रामसर साइट, क्योंकि रामसर में ये समझौता हुआ था, सम्मेलन हुआ था। असल में जब रामसर में सम्मेलन हुआ था तो रामसर सम्मेलन के नाम पर ही इन स्थानों को रामसर स्थल या रामसर साइट कहा जाने लगा। तो भारत में कुल रामसर साइट है 46। देखिए पहले भारत में 42 हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में 4 नए जुड़े गए हैं। कौन कौन से, 2 तो जुड़े गए आपके हरियाणा में और 2 जुड़े गए हैं गुजरात में। तो टोटल 42 और 2 44, 2 44 और 46, तो टोटल भारत में अब इसमें रामसर साइट वर्तमान में हो चुके हैं 40। तो आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नई फिगर है, लेटेस्ट फिगर है। भारत में कुल रामसर साइट्स हैं 46। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, देखिए आर्द्र भूमि से संबंधित ये रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, जो भी इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की आर्द्र भूमि है उनकी सूची का रजिस्टर है ये। इन सभी का जो सूची बनाई गई है वो सूची का रजिस्टर है, जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के स्वरूप में या तो परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने वाला है। जिन आर्द्र भूमियों को मानव या तो उनमें परिवर्तन ला के उनको खत्म कर रहा, नष्ट कर रहा है या करने वाला है या हो करेगा भविष्य में, उन सभी आर्द्र स्थलों का वेटलैंड्स का एक सूची बनाई गई है और सूचियां एक रजिस्टर में रखी गई है। उस रजिस्टर का नाम दिया गया है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अब देखते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम है, इनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा भारत में लागू किया गया था। इसे छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए कब शुरू किया गया, देखिए देश में 1984 में बहुत ही बड़ा कांड हुआ था, गैस कांड, जिसको आप जानते होंगे भोपाल गैस त्रासदी। इसको भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है। और जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड, आपको नाम पता होना चाहिए, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं विस्फोटक नहीं कहेंगे बल्कि एक केमिकल था, रसायन, जिसके रिसाव के कारण बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग अंधे, अपंग हो गए थे, विकलांग हो गए थे। तो इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून बनाया गया 1986 में, और इसको छाता विधान कहा जाता है।
और ये अगर आपसे पूछ ले कि कौन से गैस का रिसाव हुआ था, कौन से तत्व का, तो आपको पता होना चाहिए 1984 में जो ये भोपाल कांड हुआ था, इसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड इस रसायन का काफ़ी बड़े पैमाने पर रिसाव हो गया था इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, और जिससे कई हजार लोग आंखों से दिखना बंद हो गया था, विकलांग हो गए थे, मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये इसी को रोकने के लिए 1986 में पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम लाया गया था, क्योंकि इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में पर्यावरण पर फर्क पड़ा था। कई जीव जंतु, चिड़िया, पक्षी, पेड़ पौधों को भी हानि हुई थी, तो इन सबको बचाने के लिए यह अधिनियम लाया गया। एक अधिनियम आता है फ्रेंड्स भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये तो हो गया आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एक आता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो इसकी बात करें लागू की, तो ये भारत में 1972 में लागू किया गया था। आपको सन जो ध्यान रखने हैं, एक तो 2-3 नियम वैसे ही हैं, सिर्फ वन्यजीव है 1972 में, पर्यावरण संरक्षण है आपको 1986 में। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ सम्मेलन होते रहे हैं पूरे दुनिया में, और तो उसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हुए हैं उनको और देख लेते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको रियो समिट कहा जाता है, काफी बार एग्जाम पूछा जाता है, चाहे आपका एग्जाम स्टेट लेवल का PCS हो, चाहे आपका छोटा एग्जाम UPTPSC का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका 1 डे हो, 2 डे हो, लिखित हो, डेस्क्रिप्टिव वाला पेपर हो, ऑब्जेक्टिव हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन या कई बार रियो समिट के नाम से पूछा जाता है कि ये कब हुआ था। तो 1992 में हुआ था, ब्राजील के शहर में हुआ था, और ब्राजील के कहाँ शहर में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट का आयोजन किया गया। अब इसकी उद्देश्य की बात करें, ये क्यों किया गया, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रयास, इसको कैसे रोका जा सके, इसके लिए कौन से प्रयास किए जाएं, इसके लिए संयुक्त रूप से विदेश सभी देशों के द्वारा यह सम्मेलन किया गया। अब देखिए एक सम्मेलन और आता है रियो +5, इसको पृथ्वी सम्मेलन +5 भी कहा जाता है। ये तो था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन +5 या रियो +5। अब इसको +5 क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल जब ये पहला हुआ था 1992 में, इसके बिल्कुल 5 साल बाद 1997 में ये सम्मेलन हुआ, तो इसलिए इसको +5 भी कहा जाता है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनए ने यूनाइटेड नेशन असेंबली ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, और इसे ही रियो 5 सम्मेलन कहा जाता है। इसमें भी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में जो 5 साल में देशों ने प्रयास किए हैं उसकी समीक्षा करने के लिए, और भविष्य में और कौन से प्रयास किए जा सके, इसके लिए 5 साल बाद 1997 में न्यूयॉर्क में यह सम्मेलन हुआ था, जिसको रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कहा जाता है। अब देखिए कुछ संस्थान हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP आएगा असल में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब हुई, 1972 में। मुख्यालय कहाँ है इसका, नैरोबी, जो कि केन्या देश में पड़ता है। तो आपको इतना ही इसके बारे में ध्यान रखना है। एक है फ्रेंड्स EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी है। स्थापना 1970 में हुई थी, और ये मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण के लिए बनाई गई है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में कहाँ पर, नीदरलैंड्स में। तो आपको बस इसका ही, इन तीनों के बारे में, इनकी शुरुआत कब हुई और उनका कहाँ का मुख्यालय है, इतना ही पता होना आवश्यक है। और फ्रेंड देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको लग रहा हो कि हमने वीडियो में काफ़ी मेहनत करी है आपके लिए, आपको वो फैक्ट्स ला के दिए हैं और इतने डिटेल में और एक तरह से एक ही वीडियो में कंबाइन करके दिए हैं कि जो इनके लिए आपको कई बार कई किताबों का, कई यूट्यूब चैनलों का चक्कर लगाना पड़ता था, आपका टाइम वेस्ट होता था, और आपको लग रहा है कि हाँ मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और कम से कम अपने जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हो सके, जितने ग्रुप हो सके, उनमें शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट करके वीडियो देखते हैं लेकिन हमें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स हम कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बिल्कुल अभी कर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए भारत की बात करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये भारत में स्थित है। इसको नीरी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे नीरी, कि नीरी कहाँ पर स्थित है, तो नीरी भारत का ही एक पर्यावरण शोध संस्थान है, जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भारत के नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये भारत सरकार के विज्ञान में प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एक आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, ये भी UN की एजेंसी है, जो कि पृथ्वी के पर्यावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इकोमार्क, अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। इकोमार्क, कई बार कई उत्पादों को इकोमार्क दिया जाता है, तो इकोमार्क किनको दिया जाता है, यह भारत के उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए। इस तरह से अगर जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं पर्यावरण को क्षति किए बिना, तो उन उत्पादों को एक टैग दिया जाता है, मार्क दिया जाता है
इको मार्क। देखिए इस तरह का लोगो उस पर छपा होगा उस प्रोडक्ट के पैकिंग पर, जिससे आप समझ जाएंगे कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना बनाया गया है। इको फ्रेंडली या इको मार्क पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। और यह प्रमाण पत्र कौन देता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक प्राधिकरण, इसको भारतीय मानक ब्यूरो इस टैग को प्रदान करता है। ग्रीन आर्मी, देखिए ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया द्वारा नियुक्त की गई। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 15,000 युवाओं को नियुक्त किया गया है और प्रतिवर्ष इनको एक निश्चित एक वेतन भी दिया जाता है, जिनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करेंगे। तो इन्हीं को कहा गया ग्रीन आर्मी। वायु प्रदूषण, पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे वायु, जल, मृदा, ये पर्यावरण के तत्व आते हैं। वायु, जल, मृदा, इनमें अगर अनावश्यक परिवर्तन हो तो उसी को ही प्रदूषण कहते हैं। और इसी प्रकार अगर बात करें वायु की, तो अगर वायु के जो तत्व हैं, देखिए वायु में 38% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, अगर इनके इस रेशो में चेंज हो जाए कि ऑक्सीजन कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या नाइट्रोजन में कुछ कमी बढ़ोतरी हो जाए, या CO2 गैस बढ़ जाए, अगर इनके जो एक रासायनिक संगठन है उनमें कुछ भी परिवर्तन हो जाए तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वायु में प्रदूषण हो चुका है। तो इसी को कहा जाता है वायु प्रदूषण, कि उसके जो रासायनिक संगठन है उनके अगर मात्राओं में, अनुपात में अंतर आ जाए तो इसका मतलब वायु में प्रदूषण हो चुका है। इसका कारण क्या होगा अधिक प्रदूषण का? किस वजह से इनके रासायनिक संगठन में अंतर आ जाता है फ्रेंड्स? ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट होने से काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैसें निकलेंगी और वो जहरीली गैसों में CO2, SO2 सभी गैसें उसमें होंगी और उससे क्या होगा? वायु में प्रदूषण हो जाएगा। जंगल में आग लग जाए, कारखानों से खतरनाक गैस जो निकलती है या धुआं उसका रिसाव, या वाहन जो है हमारे उनसे निकलने धुआं, इन सभी के कारण वायु प्रदूषण होता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि वाहनों से कौन सी गैस निकलती है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वाहनों से कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा प्रदूषक गैस है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड, केमिकल नोटिफिकेशन की बात करें तो उसकी केमिकल नोटेशन है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का साफ हुआ था? पीछे मैंने बताया MIC का, जिसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये भोपाल का कांड कब हुआ था फ्रेंड्स? 1984 में। और उसी के बाद ही तुरंत 1986 में भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। भारतीय वन्यजीव और प्रोजेक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई। सबसे पहले देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1973 में। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरू की गई और इसका क्या उद्देश्य रहा? बाघों का संरक्षण, बाघों को बचाने के लिए इसे शुरू किया गया। और देखिए बाघ इस तरह के होते हैं, बाघ और शेर में अंतर रखिएगा फ्रेंड्स। बाघ, टाइगर इस तरह के होते हैं जिनके शरीर पर आप देख सकते हैं धारियाँ होती हैं, काली धारियाँ होंगी, अगर ये लाल पीले से होंगे तो काली काली धारियाँ इन पर होती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो यही इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, यही इतना इंपॉर्टेंट है। गिर प्रोजेक्ट 1976 में स्थापित। एशियाई शेरों के लिए गिर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई 1976 में। और गिर पूछ ले फ्रेंड्स आपके गिर कहाँ है? तो गिर है गुजरात में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेर देख सकते हैं आप, देखिए एशियाई शेर है, इसकी आपको पहचान में चाहिए। पीछे मैंने आपको दिखाया ये बाघ था और ये है जिसको कहते हैं टाइगर, और ये है आपका शेर, एशियाई शेर, जिनकी स्थापना के लिए गिर प्रोजेक्ट 1976 में स्थापित किया गया। और देखिए भारत में एशियाई शेरों के लिए एक अन्य अभयारण्य भी है, कूनो अभयारण्य, जो कि MP में स्थित है। MP में एक अभयारण्य और है कूनो अभयारण्य, जिसमें भी एशियाई शेर पाए जाते हैं। और इसके अलावा गिर प्रोजेक्ट में, गिर राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य में तो शेर, एशियाई शेर पाए ही जाते हैं। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006, गिद्धों के बचाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया। गिद्ध काफ़ी देखिए दुनिया से लगभग लुप्त हो चुके हैं। पर्यावरण के सफाईकर्ता कहे जाते थे। जितनी भी सड़ी गली लाश है, जानवरों के मृत शरीर है, उन सभी को खा पी कर खत्म कर देते हैं गिद्ध। इनमें अधिक शक्ति पाई जाती है, शक्ति कही है बल्कि इनकी पावर इतनी ज़्यादा, इनकी जो इम्यूनिटी पावर है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये कितना ही सड़ा गला मांस हो, कि चाहे उसमें कितने कीड़े सीड़े पड़ गए हो, ये सब कुछ खा पी खत्म कर देते थे और इनको कोई भी बीमारी, कोई भी असर नहीं पड़ता था। लेकिन इनके एक विलुप्त हो चुके हैं दुनिया से। इसका प्रमुख कारण क्या रहा? देखिए गिद्ध की मृत्यु होने पर क्या प्रमुख कारण है? डाइक्लोफिनेक दवा। अभी डाइक्लोफिनेक दवा क्या है? देखिए जो पशुओं को बीमारी होती थी, पशुओं को बीमारी के लिए डाइक्लोफिनेक की दवा थी, वो दी जाती थी। लेकिन अगर पशु ठीक नहीं हुआ और दवाई उसको दी तो दवाई का असर उसके शरीर में रह गया, और उस दवाई को जब वो असर शरीर में रह गया, उस शरीर को गिद्धों ने खाया तो गिद्धों में भी वो दवा पहुंच गई और गिद्ध इस दवा को नहीं झेल पाए और गिद्धों की मृत्यु हो गई। तो गिद्धों की मृत्यु का प्रमुख कारण रहा डाइक्लोफिनेक दवा, जो कि भारत में पशुओं के उपचार हेतु इसको दिया जाता था। ओलिव रिडले, देखिए कछुओं की प्रजाति है ओलिव रिडले, जो कि दक्षिण अमेरिकी प्रजाति है और भारत में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो यह है ओलिव रिडले कछुआ। गैंडा परियोजना, ये भी आपको पता देना चाहिए कब शुरू हुआ? 1987 में, 1927 में इसकी स्थापना हुई। नाम से आप समझ गए गैंडा परियोजना, तो गैंडे के संरक्षण के लिए ही शुरू की गई है।
और देखिए असम के काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध गैंडा है ये, एक सींग वाला गैंडा असम के काजीरंगा में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम का। हंगुल प्रजाति, यह प्रजाति हिरण की है जो कि कश्मीर के दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ये एकमात्र प्रजाति, एकमात्र हिरण है जो भारत के दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और देखिए इसके उसमें कस्तूरी पाई जाती है जिनसे काफ़ी सुंदर खुशबू निकलती रहती है, बहुत महकदार खुशबू निकलती है। एक है फ्रेंड कैटबियर। कैटबियर ये लाल पांडा की प्रजाति है, आप देख सकते हैं इमेज में, ये लाल पांडा की प्रजाति है। इसे आंध्र प्रदेश में कैटबियर भी कहते हैं। अब देखिए इसको कैटबियर क्यों कहते हैं, देखिए लाल पांडा है ये, मैं जूम कर देता हूँ, लाल पांडा है लेकिन कैटबियर इसलिए कहते हैं, देखिए भालू सा भी है और बिल्ली सा भी है, तो इसलिए इसको कैटबियर इसको कहा जाता है। और लाल पांडा है, अरुणाचल प्रदेश में यह मिलता है। भारत में विश्व का पशुधन की बात करें तो 15% भारत में पशुधन पाया जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है और श्वेत क्रांति भारत में लाने का श्रेय वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। भारत में एक बड़ी कंपनी अमूल, आपने नाम सुना होगा, इसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। मुख्यालय गुजरात में है और श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन जी माने जाते हैं। और देखिए अमूल का नाम इसलिए रखा क्योंकि अमूल दूध के नाम में भारत में सबसे बड़ी कंपनी है और एक तरह से श्वेत क्रांति में भी इसका काफी बड़ा योगदान रहा है। अब श्वेत क्रांति से को एक और कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड, जो कि दूध से ही संबंधित है और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी और वर्गीज कुरियन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वर्गीज कुरियन साहब को मिल्क मैन ऑफ इंडिया, भारतीय दुग्ध मैन या भारतीय दुग्ध पुरुष को कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने दूध के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम किया। भारत में दूध की क्रांति ला दी, श्वेत क्रांति ला दी, जिससे भारत में दूध ही दूध हो गया और भारत दूध के मामले में पूरी दुनिया में शीर्ष पर आ गया। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फ्रेंड्स एक दो संस्था और रह गई हैं हमारी, इनको देख लेते हैं। इसके बाद एक गाय और बकरी भेड़, इनको देख के उनके बारे में दो फैक्ट देख के जो मुख्य फैक्ट है और हमारी वीडियो खत्म करते हैं। तो IUCN आते हैं। देखिए IUCN क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य प्रकृति को बचाए रखना है। स्थापना की बात करें तो 1948 में इसकी फ्रांस में स्थापना हुई थी और मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है IUCN का। रेड डाटा बुक, देखिए IUCN ही बुक जारी करता है जिसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है तो आपको पता होना चाहिए IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सन 1964 में IUCN ने जो प्रजाति खतरे में है उनकी एक सूची बनाना शुरू की और बाद में सूची रेड डाटा बुक में तब्दील हो गई। एक सूची बनाई रेड लिस्ट जिसमें उन्होंने खतरे वाली प्रजातियों को शामिल किया और बाद में यह सूची इतनी बड़ी हो गई कि वो एक बुक बन गई पूरी और इसी को ही रेड डाटा बुक कहा जाने लगा। रेड डाटा बुक की वर्गों की बात करें तो कुल 9 पार्टों में डिवाइडेड है। और देखिए IUCN का पुराना नाम क्या था, पहले इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर IUPN कहा जाता था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। बाद में इसको IUCN नाम दे दिया गया। प्रत्येक 4 साल में IUCN की बैठक आयोजित की जाती है और सन 1969 में भारत में नई दिल्ली में IUCN की बैठक आयोजित की गई थी। और रेड डाटा बुक की बात करें, प्रथम प्रकाशन इसका 1972 में हुआ था और अब तक रेड डाटा बुक की 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत में विलुप्तप्राय प्रजाति जो रेड डाटा बुक के अंतर्गत शामिल की गई हैं, देखिए भारत में गंभीर रूप से लगभग पौधे व जानवर की जो प्रजाति हैं 132 प्रजातियों को शामिल किया जा चुका है रेड डाटा बुक में। और इसमें से जो संकटग्रस्त जीव है प्रमुख, गंगा डॉल्फिन, ये भी रेड डाटा सूची में शामिल हो चुकी है और एशियाई शेर ये भी रेड डाटा सूची में शामिल हो चुके हैं। अब देखिए, अब देखते हैं कुछ जानवर, प्रमुख जानवर गाय, भैंस, बकरी, इनको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मेन पॉइंट है जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है। देखिए गाय की प्रजातियां देखते हैं। सबसे पहले देवनी, कांग्रेज, मेवाती, थारपारकर पाकिस्तान की एक प्रमुख प्रजाति है। साहिवाल, सिंधी, गिर, गंगापारी, ये सभी नस्लें हैं गाय की प्रजातियों की। और साहिवाल जो कि हरियाणा, करनाल और बिहार में पाई जाती है। गिर नस्ल की गाय गुजरात में पाई जाती है और सिंधी नस्ल की गाय भी गुजरात में ही पाई जाती है। तो आप खाली इनके मेन नामों को ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान में थारपारकर पाई जाती है, साहिवाल हरियाणा, करनाल, बिहार की है, गुजरात की गिर है और एक और है गुजरात की सिंधी, तो ये भी गुजरात की है। भैंसों की बात करें तो देखिए यूपी और हरियाणा में एक भैंस पाई जाती है मुर्रा, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नस्ल है और बहुत ज़्यादा दूध देती है मुर्रा। और भदावरी यूपी के इटावा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और जाफराबादी में यह पाई जाती है मुर्रा भैंसें। बकरी की बात करें तो बकरी को देखिए छोटी गाय भी कहा जाता है और ठंडे स्थानों में एक बकरी की प्रजाति मिलती है, उसको पश्मीना कहा जाता है। पश्मीना से पश्मीना सोल भी बनाई जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि पश्मीना सोल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही गर्म रहती हैं, जो कि ठंडे स्थानों पर पाई जाने वाली बकरी पश्मीना से बनाई जाती हैं। और देखिए बंगाली में एक बनबारी कहा जाता है बकरी, वो मिलती है जमुनापारी, जिसको बंगाल में बनबारी कहा जाता है। यह भी बकरी की प्रजाति है। इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं। मैरिनो प्रजाति भेड़ की है,
यॉर्कशायर सूअर की प्रजाति है, बड़ी फेमस प्रजाति है। मांस के मामले में सबसे ज़्यादा इसको ही उत्पादन किया जाता है। जब व्यापक रूप से सूअरों को पाला जाता है मांस उत्पादन के लिए, तो यॉर्कशायर प्रजाति ही सूअरों की पाली जाती है। विश्व में 57% भारत में है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी, और ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जो जनक है वो भारत के जो है बर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। गर्भावस्था काल की बात करें, हाथी का गर्भकाल 624 दिन का होता है, भैंस का गर्भकाल 300 दिन का, और कुत्ते का गर्भकाल फ्रेंड्स 63 दिन का होता है। अब देखिए कुछ अन्य प्रमुख तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं, इसके बाद हमारी वीडियो एक समाप्त हो जाएगी। आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हमारी 1 घंटे के लगभग वीडियो हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ बाकी में फैक्ट्सों को इकट्ठा करके आपको दिया जा रहा है। जल प्रिय पौधे जिनको वाटर लविंग प्लांट्स या एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं, ये होते हैं वाटर लिली। ये दलदली भूमि के तालाब के किनारों पाए जाते हैं, और जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। जब अगर जलवायु में आर्द्रता ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो ये पौधे जो लिली हैं ये खत्म होने शुरू हो जाएंगे, इनका क्षरण शुरू हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका क्षरण होने लगा है, तो इसका मतलब वायु में आर्द्रता की कमी हो चुकी है। एक पेड़ पाया जाता है फ्रेंड्स, सीबकथॉर्न, लद्दाख की पहाड़ियों में पाया जाना पेड़ है। ये बहुत ही ज़्यादा अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए और अपने गुणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सीबकथॉर्न जो कि लद्दाख की पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पेड़ की जो विटामिन, इस पेड़ पे जो बेर आते हैं, फल आते हैं, उसमें विटामिन तथा पोषक तत्व पाए जाते हैं। और देखिए इतना पुराना है कि चंगेज खान का भी इसका जिक्र आता है। चंगेज खान के जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें जिक्र आता है कि सीबकथॉर्न एक पेड़ था जिसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा के स्तर को उन्नत करने के लिए किया था। जब भी अपनी सेना लेकर भारत पर हमला करने के लिए निकला था या अन्य देशों में, तो रास्ते में लद्दाख जैसे गुजरा, तो यहाँ पर इसने सीबकथॉर्न पेड़ जो था इसके बेरों को, फलों को खाया, और ये इतने ज़्यादा हस्त पुष्ट वाले फल थे, इतने ज़्यादा बेहतरीन फल थे कि इन खाकर जो सेना के जो जवान थे उनकी ऊर्जा स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। रूसी कॉस्मोनॉट ने भी इसके तेल को कॉस्मिक विघटनों से बचाव के लिए प्रयोग किया था। और इस फल का एक अन्य नाम और है, जो इसमें बेर आता है उस बेर का अन्य नाम है लेहबेरी। लेह लद्दाख में पाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम है लेहबेरी। और देखिए वृक्ष की बात हुई है तो एक और ध्यान रखिए फ्रेंड्स आप, सिकोया दुनिया का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। और देखिए इसकी लंबाई की बात करें तो 379 फीट 115 मीटर, काफ़ी ज़्यादा लंबाई है इसकी, 115 मीटर ऊंचा होता है। देखिए एक टावर भी आप देखेंगे लगा हुआ, टावर 30 मीटर के आसपास टावर होते हैं मोबाइल टेलीफोन के। आप लगा लीजिए कि 115 मीटर, लगभग 3 टावर के ऊपर रख दें तो इतना ऊंचा वृक्ष होता है। देखिए आदमी भी कितने छोटे लग रहे हैं इस पेड़ के सामने, इतना बड़ा वृक्ष है ये सिकोया, विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी आज की वीडियो। और वीडियो आपको फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी लगी होगी। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स को कवर करके वीडियो बनाई गई है। 1 घंटे आपको लगेगा जरूर, लेकिन फ्रेंड्स इसको करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा चैप्टर आपके इस वीडियो में अकेले ही कवर कर लेंगे। इस वीडियो से आप कवर कर लेंगे बहुत आसानी से। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।